लगाइए। टी प्रसाद जिंदाबाद। ठीक है, बैठ लीजिए। आप लोग थोड़ा सा आगे जगह है, थोड़ा आगे आ जाइए तो अच्छा लगेगा ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो शायद अपने अस्तित्व को विदा करने चले गए, हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई श्री बलि सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राम नारायण मौर्य जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल गुप्ता जी, प्रदेश के महासचिव संगठन स्वामी मंगलानंद जी, प्रदेश के महासचिव के पी शाक्य जी और विनोद कुशवाहा जी, हमारे बीच उपस्थित यमुना पार के, भदोही के, महानगर के, कौशाम्बी के आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय और हमारे बीच उपस्थित प्रयागराज की महिला सभा की जिलाध्यक्ष मधु सिंह कुशवाहा जी और जिले के युवा सभा की जिलाध्यक्ष गरिमा सिंह जी, उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं और हमारे बीच उपस्थित जिलाध्यक्ष वाराणसी राजेंद्र गुप्ता जी, मैं भूल गया था उनका नाम देना। सभी सम्मानित बंधुओं, आज 31 अक्टूबर के इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पर जिलाध्यक्ष संजय कुशवाहा जी ने बहुत मेहनत करके लगन से, और इस कार्यक्रम के पीछे उनके तमाम सहयोगी हैं जो शायद यहाँ बीच में बैठ भी नहीं सकते और मंच पर भी नहीं आ सकते, ऐसे सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत करके लगन से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आज यह 31 अक्टूबर का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण अभी पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने रखा। आज भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है और आज ही के दिन हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शहादत का दिन भी। तो ये दोनों दिवस हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हमारा देश आजाद हुआ, कितने टुकड़ों में ये देश था और अंग्रेज जब इस देश से जा रहे थे तो उन्होंने एक तो भारत और पाकिस्तान तो बन ही गया, इसके साथ ही साथ इस देश में लगभग 585 रियासतें थी। 585। आज हम अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन राजपूत काल से ही इस देश में टुकड़ों टुकड़ों में देश विभक्त रहा है। यानी पता चला 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर यानी 1 वर्ग किलोमीटर में भी एक राजा साहब रहे इस देश में, और हम लोग बातें अखंड भारत की करते हैं। तो ये जो 585 रियासतें थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही दूरदृष्टि, उनको लौह पुरुष कहा जाता है, उनकी ही हिम्मत थी, उनकी ही दूरदृष्टि थी, उनका ही पक्का इरादा था और अखंड भारत के निर्माण का एक जो मजबूत कार्य उन्होंने किया, तो उनके ही बस का था कि 585 रियासतों को उन्होंने समाप्त करके उनको एक सूत्र में बांधा। और आप इंदिरा गांधी जी के बारे में जानते हैं, कांग्रेस की नीतियों से, तमाम चीजों से हम सहमत हो न हो, ये जरूरी नहीं कि सारे महापुरुष में सारे गुण ही हों। कुछ चीजें ऐसी होती है उनको विरासत में मिलती है, नीति में मिलती है। तो कांग्रेस ने इस देश में सामंतवाद, वर्णवाद, सवर्णवाद, ब्राह्मणवाद, बड़े लोगों की स्थापना करने पूंजीवाद की जो प्रक्रिया शुरू की, उसमें हो सकता है इंदिरा गांधी जी ने थोड़ा बहुत कमी की हो, लेकिन
जारी रखे, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने भारत को मजबूत किया। और स्वतंत्रता के बाद चीन से ये देश हमारा हार गया था 1962 के युद्ध में, लेकिन 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी का ये बूता था। अभी हमारी नैना बहनें कह रही थी कि भाई हम लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए। निश्चित रूप से ये सत्य है कि राजनीति में आज जो परिस्थिति है महिलाओं की, उसमें जब तक पिता अपनी बेटी को सहयोग नहीं करेगा, पति अपने पत्नी को सहयोग नहीं करेगा, भाई अपने बहन को सपोर्ट नहीं करेगा, बच्चे अपनी माँ को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक महिलाओं के लिए राजनीति में आना बड़ा मुश्किल का काम है इस देश में। और अपना स्थान महिलाओं को खुद बनाना पड़ेगा, और इंदिरा गांधी ने अपना स्थान खुद बनाया। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी तो थी, लेकिन वो इस मिट्टी की बनी थी कि वो पराजय नहीं जानती थी, हार नहीं जानती थी, और बचपन से ही जिद्दी स्वभाव की थी। तो जो 62 में चाइना से उनके पिताजी हार गए थे, तो भारत का जो एक कमजोर पूरे विश्व में हुआ था कि ये कमजोर देश है, तो उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को न केवल हराया बल्कि पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करके एक नए देश को जन्म दे दिया। आज हमारे बीच जरा सा एक पाकिस्तान में जाकर 2 बम गिरा आते हैं तो 6 महीने वही प्रचार चलता रहता है। और कहीं एक पाकिस्तान के बॉर्डर पर पटाखा छोड़ आए तो वो पटाखा को भी कि भाई देखो ये पहले ऐसे यशस्वी हैं प्रधानमंत्री जिन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पर पटाखा छोड़ा, आज के पहले किसी को पटाखा छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। इस प्रकार से प्रचार हो रहे हैं, चीजों का प्रचार हो रहा है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया और अमेरिका आग दिखाने आया था भारत की सीमा पर। शायद आपको पता होगा कि 7वां बेड़ा लेकर आया, लेकिन इंदिरा गांधी के हिम्मत के आगे 7वां बेड़ा ध्वस्त हो गया और उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण कर दिया, वो सारी बांग्लादेश का निर्माण कर दिया, एक देश का निर्माण। तो आज देश की एकता और अखंडता के लिए इन दोनों महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। और आज इस महत्वपूर्ण दिन पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं प्रयागराज की धरती पर, और प्रयागराज की धरती सदियों से तो संगम की धरती रही है, मिलन की धरती रही है, जोड़ने की धरती रही है। तो उस धरती पर निश्चित रूप से संगठन पार्टी का जो ये विचार है, जो संकल्प है कि हम सारे पिछड़े दलित शोषित समाज के वंचित समाज को जोड़कर एक देश में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी खड़ा करेंगे। आज के एक शुभ दिन पर आपके इस संकल्प से ये कार्यक्रम और ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मित्रों, बड़े विस्तार से तमाम वक्ताओं ने आपको बताया कि इस देश में 3000 पार्टियां हैं, तो फिर एक नए पार्टी की क्या जरूरत थी। अभी विश्वकर्मा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे थे, गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में बात कर रहे थे। हम ज्यादा और बंदरों के बारे में नहीं बात करेंगे, एक बंदर के बारे में जरूर बात करेंगे जो आंख बंद किए रहता था। तो हम लोग पिछड़े समाज के लोग हैं तो 85%, 90% बहुसंख्यक हैं, और तमाम शब्द हैं, बहुत से शब्द हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी तमाम शब्दों में गिने जाते हैं। कहीं बहुसंख्यक शब्द है, कहीं बहुजन शब्द है, कहीं शोषित है, कहीं वंचित है। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने 90% कहा, तो हम हैं तो 90%, लेकिन 90% वास्तविकता के प्रति आंख मूंदे हुए हैं। और एक हमारे देश में एक देवता है शंकर जी,
तो हम लोग शंकर जी जैसे लोग हैं। कहते हैं ना, शंकर जी अगर अपना तीसरा नेत्र खोल दें तो प्रलय हो जाए। लेकिन लाख टके का प्रश्न है कि शंकर जी अपना नेत्र खोलेंगे कि भी नहीं खोलेंगे। तो हम लोग शंकर जी बन गए हैं। अब तीसरा नेत्र अब खोलने की आप लोगों को जरूरत है। तीसरा नेत्र खोलने का अर्थ हुआ कि आप आज के राजनीति की वास्तविकता को देखिए। मित्रों, ये लोकतंत्र है। इस देश का संविधान लागू हुआ था तो इस देश में एक आशा जगी थी, एक उत्साह जगा था कि देश का एक एक नागरिक, शोषित, वंचित, दलित, किसी समाज का हो, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबको समता मिलेगी, सबको सम्मान मिलेगा। और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। संविधान तो लागू हो गया और आज हम, अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि हम लोग संविधान बचा रहे हैं, संविधान बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अरे भाई, संविधान बचेगा कैसे? संविधान लागू सत्ता करती है और संविधान बचेगा तो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर ही आप संविधान बचा पाओगे। इसके अतिरिक्त सड़क पर आंदोलन करके संविधान को नहीं बचा पाओगे। आपको इस देश में अगर संविधान की सारी बातें लागू करानी है, आपको न्याय चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, आपको रोजगार चाहिए। अब अगर खुली आंखों से पूरे देश में देख लीजिए तो आज पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा की क्या हालत है। हम गांव के लोग हैं, कुछ लोग यहाँ शहर के लोग हैं, कुछ गांव के लोग हैं, ज्यादातर गांव के लोग हैं। आप देख रहे होंगे कि गांव के शिक्षा को कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक ज्यादातर पढ़ाई हो रही है। कुछ डिग्री कॉलेज भी खुल गए हैं। अगर कक्षा 1 से इंटर तक की सरकारी पढ़ाई को अगर आपसे कहा जाए कि 100 नंबर में बताइए उसको कितना नंबर देंगे, तो शायद आप 10 नंबर से ज्यादा सरकारी शिक्षा को नहीं देंगे। रोजगार की हालत कितनी खराब है। हर घर में 2-2, 3-3 बेरोजगार हैं। और अभी लोग हमारे पूर्व वक्ता बताए कि हम 5 किलो आटा दे रहे हैं, हम धोती दे रहे हैं, हम लंगोटी दे रहे हैं, हम साड़ी बांट रहे हैं, हम ब्लाउज बांट रहे हैं, हम शौचालय बना रहे हैं, हम एक कमरा, एक बरामदा, एक रसोई, उसका जो है मकान बना रहे हैं। उसमें 2-3 बच्चों का परिवार भी नहीं रह सकता सम्मानजनक ढंग से। सम्मानजनक ढंग से रहने के लिए कम से कम अगर शादीशुदा व्यक्ति है घर में तो एक कमरा तो उनको चाहिए। एक कमरे का मकान, एक बरामदा, एक रसोई घर, उसमें माता पिता भी है, उसके 3 बच्चे हो गए, 3 बहुएं आ गई। बताइए भाई, कौन सा ऐसा फार्मूला है कि एक कमरे में, एक बरामदे में, एक रसोई में ये परिवार रह पाएगा? तो हमें जो चाहिए था वो दे नहीं रहे हैं और जो नहीं चाहिए उसमें उलझाए जा रहे हैं। हमें चाहिए थी शिक्षा, हमें चाहिए था रोजगार। अगर आज आपके पास शिक्षा हो, जिनके पास शिक्षा है, जिनके पास रोजगार है, तो उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान की कोई जरूरत नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है, वृद्ध हैं, असहाय हैं, विकलांग है, या थोड़े समय के लिए कोई मजबूरी है कि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सरकार ये फौरी तौर पर व्यवस्था करती है। लेकिन इस देश में शायद आपको पता होगा कि 85 करोड़ लोगों को, भारत सरकार आंकड़ा भी जारी करती है कि हम 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन हर महीने दे रहे हैं। यानी इस देश में 140 करोड़ की आबादी में 85 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अब इसकी क्या व्याख्या की जा सकती है? तो आज पूरे देश का ये मंजर है। संविधान हमारा लागू हुआ, हमने आपको बताया कि बड़ा उत्साह का संचार हुआ, बड़ा आशा का संचार हुआ कि ये लोकतांत्रिक देश बन गया जिसमें सबको न्याय मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन उस संविधान को लागू करने वाले लोगों की मंशा नहीं थी कि संविधान में जो व्यवस्था दी गई है वो लागू हो। तो जब उनकी मंशा नहीं थी, हम पढ़े लिखे लोग नहीं थे, पहली दूसरी पीढ़ी के लोग, अब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं,
अब कोई ऐसा गांव नहीं है कि पिछड़े समाज के बीच, पिछड़ा जब मैं शब्द कहूंगा तो उसमें दलित, अल्पसंख्यक सारे लोग सम्मिलित हो जाते हैं। शोषित समाज के मान लीजिए, शोषित समाज के ऐसा कोई गांव नहीं है जहां शोषित समाज के लोग उस गांव में 10 लोग, 5 लोग BA में पास न हो। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। अगर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं तो कायदे से उनको ये समझना पड़ेगा कि आज हम लोग क्यों नहीं शासन सत्ता में हैं। और स्वतंत्रता के बाद 70 सालों से कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही। उन्होंने संविधान को कायदे से लागू नहीं किया। संविधान को लागू करने के आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन समस्या यह है कि हम लोगों के बीच तमाम तरह का नेतृत्व बना, तमाम तरह की पार्टी आई। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बता रहे थे कि हम लोगों के बीच समाजवादी आंदोलन उभरा, हम लोगों के बीच काशीराम साहब का आंदोलन उभरा, बहुजन समाज का आंदोलन उभरा। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये जितने भी आंदोलन शोषित समाज के बीच से उभरे, सारे आंदोलन एक व्यक्ति के कैद में हो गए, एक परिवार के कैद में हो गए और एक जाति के कैद में हो गए। और जब एक व्यक्ति को हम हीरो मानेंगे तो क्या वो पूरे देश की पार्टी स्थापित कर पाएगा? वो कितनी राजनीतिक यात्रा अपनी पूरी कर पाएगा ना, आप समझ सकते हैं। और अगर एक व्यक्ति अपने से आगे बढ़कर आजीवन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, फिर अपने परिवार में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तो एक परिवार के राजनीति की कितनी बड़ी यात्रा होगी, आप समझ सकते हैं। और हर नेता अपने जात का नेता बनना चाहता है। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि अरे भाई हर जात का एक नेता हो गया तो इस जात में भी एक नेता होना चाहिए, जात की एक पार्टी होना चाहिए। जात का नेता और जात की पार्टी कर करके इस देश में 3000 पार्टियां बन गई। इस चीज को समझना पड़ेगा। आप लोगों के बीच तमाम लोग कहते हैं, हर समाज में कहते हैं। अभी माननीय पाल जी हमसे मिलने आए थे, उसमें चूंकि लंबी बहस होती तो वो बहस के लिए समय नहीं था तो मैं चला आया। अब आज तक लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र में पार्टी हमको लोकतांत्रिक बनानी चाहिए। और लोकतांत्रिक पार्टी का अर्थ हुआ कि एक जात बिरादरी, एक परिवार और एक व्यक्ति से पार्टी नहीं बन सकती। इस देश में चाहे अम्बेडकर जी उतर आए, चाहे अशोक जी उतर आए, चाहे चंद्रगुप्त उतर आए, चाहे ज्योतिबा फुले जी उतर आए, चाहे फिर से काशीराम जी जन्म ले लें, अगर एक व्यक्ति नेतृत्व करने का प्रयास करेगा इस देश में फेल हो जाएगा, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है। इसीलिए सम्यक पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस पार्टी में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होगा, या संगठन का महत्व होगा। आगे सम्यक पार्टी एक पार्टी है, लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हम सब लोग मिलकर के क्यों नहीं चला सकते? अभी वो सज्जन हमसे बात कर रहे थे कि भाई आप तो कुशवाहा समाज के हैं, तपेंद्र कुशवाहा आपका नाम है, तपेंद्र साक्य आपका नाम है, या तपेंद्र मौर्य जी है आप, या तपेंद्र सैनी जी आप हैं, तो आपने पार्टी बनाई है तो निश्चित रूप से कुशवाहाओं की पार्टी होगी। अब कैसे उनको समझाया जाए? नहीं भाई, हम लोगों ने बहुत सोच विचार कर बनाया है। ये सम्यक पार्टी कुशवाहाओं की पार्टी नहीं है, ये मौर्यों की पार्टी नहीं है, ये साक्यों की पार्टी नहीं है, ये शोषित समाज की लोकतांत्रिक पार्टी है। और इन्हीं मूल्यों पर आगे बढ़ेगी, तभी हम इस देश में एक लोकतांत्रिक पार्टी बना पाएंगे। इलाहाबाद की धरती पढ़े लिखे लोगों की धरती है, और काफी पढ़े लिखे लोग हैं। हाई कोर्ट के वकील साहबान हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तमाम BA MA किए लोग हैं, तमाम कुछ पदों पर रिटायर्ड लोग हैं, और तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हमारे भी ये गरिमा सिंह जी है, बहुत अच्छी वक्ता है, लेकिन आज इन्होंने अपने कुछ विचार व्यक्त नहीं किए। ये सब प्रतिभाशाली लोग हैं, और यही आगे भविष्य के हमारे नेता हैं। ऐसी धरती पर आप लोग विचार करिए कि अगर इस देश में शोषित सरकार नहीं बना पा रहे हैं केंद्र में, तो क्यों नहीं बना पा रहे? मित्रों,
आप लोगों को पता होगा कि ये देश संघीय संविधान है। संघीय संविधान का अर्थ हुआ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है कि केंद्र को भी पावर, राज्य को भी पावर, और दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन व्यवहारिक ढंग से क्या हो रहा है, आज राज्य सरकारें मजबूत है कि केंद्र सरकार मजबूत है। आज पूरे देश में शिक्षा की नीति, रोजगार की नीति, कानून व्यवस्था की नीति, महिलाओं के कल्याण की बात, किसानों की बात, नौजवानों की बात, रोजगार की बात, देश की एकता अखंडता की बात, इसकी नीतियां कौन बना रहा है? केंद्र सरकार बना रही है। और केंद्र सरकार जब चाहती है राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर देती है। और यहाँ तक अब तो CBI, ED